शुरुआत करते हैं, बैक्टीरिया को ही प्रोसीड करते हैं। बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए O2 इज एसेंशियल, O2 जरूरी होता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में O2 जरूरी नहीं होता है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन and in the presence of oxygen, aerobic respiration in the presence of oxygen, anaerobic respiration in the absence of oxygen. एरोबिक रेस्पिरेशन का जो मॉड होता है, इसके बेसिस पे बैक्टीरिया को दो कैटेगरी में रख सकते हैं। एक ऐसे जो कंप्लीटली एरोबिक है, यानी ऑब्लिगेट एरोबिक है, मतलब दे कैन नॉट सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हटा लिया जाए तो मर जाएंगे। और एक होते हैं फैकल्टेटिव एनारोब। फैकल्टेटिव क्या होता है, प्रीवियसली वीडियो में भी हम बता चुके हैं। फैकल्टेटिव जो है वो अल्टरनेट मॉड होता है, मतलब नॉर्मली क्या है, फैकल्टेटिव एनारोब की नॉर्मली क्या है, नॉर्मली एरोब है, लेकिन अगर किसी वजह से ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो भी कुछ टाइम के लिए सर्वाइव कर सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका ऑब्लिगेट का एग्जांपल है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, टीबी का जो बैक्टीरिया है। फैकल्टेटिव एनारोब का जो एग्जांपल है वो एसिटोबैक्टर एसिटाई है। मतलब ये क्या है, नॉर्मली एरोब है और समटाइम्स अगर ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल है तो सर्वाइव कर सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। फिर ऑब्लिगेट एनारोब की बात करें, एरोबिक में भी दो कैटेगरी है। ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं, इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। ऑब्लिगेट एनारोब ये है कि इनको ये ऑक्सीजन सेंसिटिव है, मतलब ऑक्सीजन मिली तो इनके लिए ठीक नहीं है, ऑक्सीजन इनको चाहिए ही नहीं, कंप्लीटली ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए सिस्टम। ऑब्लिगेट का मतलब ये है ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करते ही नहीं है किसी सिचुएशन में, किसी कंडीशन में, किसी परिस्थिति में। लेकिन फैकल्टेटिव क्या करते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस इसका एग्जांपल है। लैक्टोबैसिलस अगर नॉर्मली क्या है, नॉर्मली एनारोबिक है, लेकिन एरोबिक की तरह भी बिहेव कर सकता है अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। तो ऑब्लिगेट के बहुत सारे एग्जांपल हैं। एक ऑब्लिगेट एनारोब का फ्यूजोबैक्टीरियम का एग्जांपल आप ले लीजिए। फ्यूजोबैक्टीरियम एक इन्फेक्शन कॉजिंग बैक्टीरिया है, सोर थ्रोट वगैरह हो जाता है इसके इन्फेक्शन से। तो रेस्पिरेशन बहुत डिटेल में आपके यहाँ नहीं है तो हम इतना ही बताएंगे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन दो तरीके का होगा, एसेक्सुअल मॉड होगा और सेक्सुअल मॉड इसमें बहुत डेवलप नहीं होता है बैक्टीरिया में, तो दोनों ही देख लेंगे। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, पहला है एसेक्सुअल मॉड। एसेक्सुअल मॉड में सबसे कॉमन है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन ये मोस्ट कॉमन है, ये मोस्ट कॉमन है। इसमें क्या होता है कि पेरेंट सेल का न्यूक्लियर मटेरियल पहले डिवाइड करता है और फिर बाद में एक सेप्टम बनता है और सेप्टम से दो सेल सेपरेट हो जाती हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये कोई सेल है बैक्टीरिया की, इसका जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो डिवाइड किया, थोड़ा इस तरह से दिखाते हैं, ये बैक्टीरियल सेल है। तो एक टाइम के बाद क्या होगा, इसमें एनलार्जमेंट चालू होगा और न्यूक्लियर मटेरियल भी डिवाइड करेगा, और थोड़े टाइम के बाद क्या होगा कि ये न्यूक्लियर मटेरियल सेपरेट होकर दो पार्ट्स में चला जाएगा और बीच में एक सेप्टम बन जाएगा, और यहाँ से दोनों अलग होके दो सेपरेट सेल बना देंगी। इसके पास अपना न्यूक्लियर मटेरियल हो जाएगा, इसके पास अपना न्यूक्लियर मटेरियल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक फार्मूला भी यूज होता है अक्सर कि नंबर ऑफ सेल्स अगर निकालना है तो क्या करेंगे, 2 की पावर n, एक फार्मूला लगाते हैं 2 की पावर n में क्या है, वेयर n इज द नंबर ऑफ डिवीजन, कितनी बार डिवीजन होता है उसके बेसिस पे
2 की पावर n हम रख देंगे, 2 की पावर n, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिवीजन। डिवीजन क्या होता है? डिवीजन माइटोसिस के इक्विवेलेंट होता है, आप कह सकते हो कि माइटोसिस से मिलता जुलता है। इसको एमाइटोसिस भी कहते हैं। एमाइटोसिस इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बाकी तो प्रोसेस माइटोसिस जैसा होता है, लेकिन स्पिंडल वगैरह का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो स्पिंडल्स नहीं बनते हैं, तो ये टिपिकल जो माइटोसिस है उसकी तरह नहीं होता, तो एमाइटोसिस कह सकते हो। ठीक है, पूरी तरह से माइटोसिस नहीं होता है, लेकिन सिमिलर टू माइटोसिस होता है। तो एक ये हो गया। अब इसके अलावा बैक्टीरिया अनफेवरेबल कंडीशन में, बाइनरी फिजन जो होगा वो कब होगा? अंडर नॉर्मल कंडीशन, मोस्ट कॉमन अंडर नॉर्मल, यानी फिर बायोलॉजिकली अगर कहें तो फेवरेबल कंडीशन, जब हालात एकदम सामान्य है, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, तो बाइनरी फिजन होगा। लेकिन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन स्पोर बनता है। तो दूसरा जो मेथड है रिप्रोडक्शन का, एसेक्सुअल मॉड का ही, वो है स्पोर फॉर्मेशन। तो बैक्टीरिया स्पोर बनाता है अंडर स्पोर फॉर्मेशन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। क्या है अनफेवरेबल कंडीशन? कुछ भी हो सकती है, टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है, प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, कोई केमिकल का अटैक हो सकता है, ये अनफेवरेबल कंडीशन है। तो जनरली हम टेम्परेचर का एग्जांपल लेके पढ़ते हैं। अब बैक्टीरिया में जो स्पोर बनेगा वो इंटरनली बनेगा, तो उसको हम एंडोस्पोर कहेंगे, सेल के अंदर बनेगा। जैसे मान लीजिए ये बैक्टीरियल सेल है, ये इसका क्रोमेटिन मटेरियल है। अब यहाँ पे समझना इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रॉपर नहीं बना रहे हैं, आप ये समझ लीजिए ये इसका न्यूक्लियस है या डीएनए है। डीएनए है, न्यूक्लियस तो होता नहीं है, न्यूक्लियोइड है डीएनए। तो क्या होगा कि मान लीजिए कि फेवरेबल कंडीशन नहीं है, कंडीशन क्या है? अनफेवरेबल है। और एक हाइपोथेटिकल कंडीशन मान लीजिए, राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने लगा, तो कुछ टाइम तक तो ये बर्दाश्त करेगा टेम्परेचर को, लेकिन जब ऐसा लगेगा कि अब ये सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि नॉर्मली 30, 35, 40 डिग्री के बाद दिक्कत शुरू हो जाएगी, तो जब इसको ये लगेगा कि अब सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो क्या करेगा बैक्टीरिया? सबसे पहले अपना क्रोमोसोमल मटेरियल जो है उसको डबल कर लेगा। और डबल करने के बाद क्या होगा? थोड़े टाइम के बाद जब टेम्परेचर और बढ़ेगा, तो एक जो सेकेंड कॉपी क्रोमोसोमल मटेरियल की है उसके चारों तरफ ये वॉल डेवलप करना शुरू करेगा इस तरह से, और ये मल्टी लेयर्ड वॉल होती है, हाईली थिकेंड वॉल। ठीक है, और फिर एक टाइम के बाद क्या होगा? ये पार्ट डाई कर जाएगा और ये पार्ट यहां से रिलीज होके क्या बना देगा? स्पोर बना देगा। अब ये इनसाइड द सेल बन रहा है, थिकेंड होगा काफी, तो इसको कहेंगे एंडोस्पोर, एंडोस्पोर कहेंगे, ये दोनों ही एंडोस्पोर है। एंडोस्पोर हाईली रेजिस्टेंट होता है किसी भी तरह के केमिकल अटैक से, टेम्परेचर से, प्रेशर अगर एग्जर्ट करते हैं तो। एक एग्जांपल आपको बताते हैं, घर में अगर कोई बीमार होता है तो डॉक्टर खाना प्रेशर कुकर का खाने के लिए बोलते हैं कि प्रेशर कुकर में जो कुक्ड है फूड, दैट इज गुड फॉर पेशेंट। क्यों? अगर 100 डिग्री सेल्सियस तक कोई चीज़ बॉयल होती है, मान लो कढ़ाई में कोई चीज़ बनाई जा रही, तो 100 डिग्री सेल्सियस तक उसको बॉयल करेंगे, उसके बाद पानी वेपर बन के उड़ने लगेगा। 100 डिग्री पे तो ये स्पोर बना लेते हैं। जो एंडोस्पोर होता है, एंडोस्पोर जो होता है ये हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है, हाईली रेजिस्टेंट है। रेजिस्टेंट किसके लिए? ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, एंडोस्पोर हाई प्रेशर को टॉलरेट कर सकता है काफी हद तक। तो क्या करते हैं कि प्रेशर कुकर में क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है वो 100 से भी ऊपर निकल जाता है। क्यों? ऊपर से प्रेशर अप्लाई होता है और जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है। प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, पीबी इज इक्वल टू एनआरटी, गैस इक्वेशन। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इस पे प्रेशर पड़ता है स्पोर की वॉल पे और ये ब्रेक हो जाता है। आपने कभी ब्लैक स्मिथ की दुकान पे देखा हो, तो जब वो लोहा गर्म होता है, जैसे लोहे को अगर उन्हें कोई शेप बनाना है तो क्या करते हैं? पहले आग में गर्म कर लेते हैं, आग में गर्म करने के बाद हैमर से एक व्यक्ति उसको पीटता है, तो वो जल्दी फ्लैट हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है? टेम्परेचर भी राइज हो रहा है और प्रेशर भी ऊपर से पड़ रहा है, तो क्या होगा? ये स्पोर आसानी से टूट जाएगा।
तो हाई टेम्परेचर पे भी अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन एकदम जीरो करना है, निल करना है, तो प्रेशर कुकर में कुक्ड जो है खाना खाइए, और पेशेंट को अस्पतालों में रिकमेंड किया जाता है। तो एनीवे यहाँ पे मुद्दा है स्पोर। तो स्पोर पे हम आ गए। तो स्पोर जो है ये रेजिस्टेंट होता है, इसकी वॉल काफ़ी थिक होती है, मल्टी लेयर्ड होती है। क्या स्ट्रक्चर है सिलेबस में आपके बिल्कुल नहीं है, सिर्फ जिक्र है कि स्पोर फॉर्मेशन बैक्टीरिया करता है। ठीक है, तो एसेक्सुअल मॉड में ये दो तरीके हुए, पहला वाला था बाइनरी फिजन, दूसरा तरीका है स्पोर फॉर्मेशन। अब सेक्सुअल मॉड तो इसमें होता नहीं, सेक्सुअल मॉड तो होता नहीं, तो फिर क्या होता है उसकी जगह? उसकी जगह आप कह सकते हो कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, मतलब सम सॉर्ट ऑफ डीएनए ट्रांसफर। तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो पूरी तरह से नहीं होगा, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। अगर हम देखें कायदे से तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। तो पहले तो ये समझिए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा कैसे। इसमें 3 मेथड हैं बेटा। पहला मेथड है ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा मेथड है ट्रांसडक्शन, और तीसरा मेथड है कॉन्जुगेशन। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? ट्रांसफॉर्मेशन डीएनए का ट्रांसफर होगा, ठीक है, एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में, लेकिन एक किसी मीडियम के थ्रू होगा, किसी सॉल्यूशन के थ्रू होगा। तो ट्रांसफर ऑफ डीएनए थ्रू अ मीडियम, और वो मीडियम कोई सॉल्यूशन हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस्ड एक एक्सपेरिमेंट है ग्रिफिथ का, जो 12th क्लास में आप पढ़ोगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस नाम का चैप्टर है उसमें। ट्रांसडक्शन भी वहीं पे पढ़ोगे आप। यहां पे क्या होता है? डीएनए ट्रांसफर होता है एक वायरस के थ्रू, अ वायरस को एक मीडियम बनाया जाता है, और उस वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज के थ्रू ट्रांसफर होता है। बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर इस चैप्टर के लेटर पार्ट में हम बताएंगे। कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि दो एडजेसेंट बैक्टीरियल सेल जो होती हैं, उनके बीच में फिजिकल कांटेक्ट होता है, बाय फिजिकल कांटेक्ट। अब ये फिजिकल कांटेक्ट कैसे होगा? एक बीच में ट्यूब बनेगी, दो सेल के बीच में एक क्या बनेगी? ट्यूब बनेगी। तो कॉन्जुगेशन को यहां देख लीजिए, ये कॉन्जुगेशन का प्रोसेस है, नीचे बना रहे हैं आपको। कॉन्जुगेशन का जो प्रोसेस है देख लीजिए, ये एक बैक्टीरियल सेल है, ये दूसरी बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। इसका एक अपना बैक्टीरिया का डीएनए है, न्यूक्लियोइड अपना डीएनए है, और एक इसमें एक्स्ट्रा फैक्टर है जिसको एफ फैक्टर कहते हैं, एफ फॉर फर्टिलिटी फैक्टर। तो इस फैक्टर की मौजूदगी की वजह से, इसकी प्रेजेंस की वजह से इस बैक्टीरिया को एफ प्लस बोला जाता है और इसको एफ माइनस बोला जाता है, या कॉमन लैंग्वेज में इसको मेल कहते हैं और इसको फीमेल कहते हैं, या इसको डोनर कह सकते हैं प्लस वाले को, और इसको रेसिपिएंट कहेंगे, ठीक है। अब बार बार ये बात नहीं लिखेंगे। तो जिसके पास एफ फैक्टर है वो डोनर है, एफ प्लस है, मेल है। जिसके पास एब्सेंट है वो फीमेल है या रेसिपिएंट है। कन्वेंशन है, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है, ट्रांसफर का तरीका है ये, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, देखिए, इन दोनों के बीच में एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगी, आएंगी, तो इनके बीच में एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगी, इस तरह से फिजिकल कांटेक्ट होगा, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनेगी, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगी, इसको कहेंगे सेक्स पाइलस। अभी ये एफ प्लस है, यानी इसके पास दो फैक्टर हैं, एक तो मेन क्रोमोसोम है और एक छोटा क्रोमोसोम है जो फर्टिलिटी फैक्टर है एक तरह का, ठीक है, एफ फैक्टर भी मौजूद है। इसके पास सिर्फ अपना क्रोमोसोम है, एफ फैक्टर नहीं। यहाँ पे जो ये कॉन्टैक्ट बन रहा है ये एक्चुअली क्या है? सेक्स पाइलस है, या और क्या कह सकते हैं इसको? और इसको कह सकते हैं ये कॉन्जुगेशन ट्यूब है, कॉन्जुगेशन ट्यूब है। अब होगा क्या? होगा ये
कि ये वाला जो क्रोमोसोम होगा ये अपनी कॉपी बनाएगा, ये क्रोमोसोम अपनी कॉपी बना देगा, और ये कॉपी इस कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू क्या होगी, अंदर आ जाएगी यहाँ पे, और फिर क्या होगा, यहाँ पे आने के बाद ये अपनी ओरिजिनल स्ट्रक्चर में आ जाएगी, और ये दोनों जो बैक्टीरिया हैं ये सेपरेट हो जाएंगे। तो इसके पास एफ था, अभी भी एफ है, क्योंकि इस एफ ने अपनी कॉपी बनाई है, खुद ही नहीं ट्रांसफर हो गया है। क्या बनाया है, एक अपनी कॉपी बनाया है, एक कॉपी बनाया है, अपना खुद बना हुआ है। तो अब क्या हुआ, इसके पास मेन क्रोमोसोम था, एफ फैक्टर कहां से आ गया, एफ प्लस वाले से आ गया, ये खुद एफ माइनस है, एफ प्लस वाले से क्या आ गया, एफ फैक्टर आ गया। अब एफ फैक्टर दोनों के पास है, यानी ये एफ प्लस पहले से था और ये एफ प्लस बाद में हो गया, ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ फर्टिलिटी फैक्टर फ्रॉम द डोनर बैक्टीरिया, नाउ बोथ आर एफ प्लस। तो यहां पे जीन का ट्रांसफर हुआ, और जीन का ट्रांसफर तो एक तरह से जो रिकॉम्बिनेशन है डीएनए का, वो तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी होता है, लेकिन यहाँ पे ना मियोसिस हो रही है, ना फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फीचर हैं कि वहाँ पे दो चीज़ें जरूर होंगी, सिंगेमी होगी और मियोसिस होगी, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो आपकी किताब में लिखा है कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सम सॉर्ट ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, तो सॉर्ट ऑफ है, ये कंप्लीटली नहीं है, ठीक है। इसके लिए एक वर्ड और यूज किया जाता है, पैरासेक्सुअलिटी इन बैक्टीरिया। अब कॉन्जुगेशन में भी कई टेक्निकल चीजें हैं, तो ये सब तो आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि बहुत ही सुपरफिशियल आपके यहाँ दिया है। इतना अगर आपको क्लियर है तो काफ़ी है। ऑलरेडी आपको ये चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, ये 12वीं क्लास की किताब में दिए हुए हैं, बहुत डिटेल में पढ़ना है आपको वहाँ पे, तो यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं, यहाँ पे सिर्फ जान लेना काफ़ी है, ठीक है। तो ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। अब एक और टॉपिक छोटा सा है, इसी में कवर कर लेते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मतलब क्या है, देखो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इन जनरल अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का मतलब होता है फाइनेंशियल बेनिफिट, लिवलीहुड के लिए जो बेनिफिट है वो। लेकिन बायोलॉजी में इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब है कि नेचर के लिए या ह्यूमन वेलफेयर के लिए कितना फायदेमंद है या नुकसानदायक है, दोनों बातें ध्यान रखना, कितना यूजफुल है और कितना हानिकारक है, दोनों बातें। तो एक बात तो तय है कि बैक्टीरिया सेहत के लिए अच्छा भी है और हानिकारक भी है। सबसे पहली बात अगर देखें तो वो गाना था ना, बापू सेहत के लिए। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो दोनों तरह के हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस या फिर बेनिफिशियल जो एक्टिविटीज हैं उनकी बात कर लें। देखो डेयरी इंडस्ट्री है, दो चार एग्जाम्पल ले लेते हैं। डेयरी इंडस्ट्री है, डेयरी इंडस्ट्री में क्या होता है, मिल्क है, दही खाना है, तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, LAB शॉर्ट में लिख दिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इसमें डाले जाते हैं और क्या बन जाता है, कर्ड बन जाता है। कर्ड और योगर्ट दो नाम अलग अलग सुना होगा, आजकल योगर्ट बड़ा पॉपुलर हो रहा है। तो थोड़ा सा बैक्टीरिया का ही अंतर होता है, कभी बाद में बताएंगे, यहाँ विषय लंबा हो जाएगा काफ़ी। तो मिल्क से कर्ड बनता है, ये इसकी वजह से पॉसिबल है, फूड इंडस्ट्री में बैक्टीरिया की वजह से पॉसिबल है। ऐसे विनेगर है, कौन सा बैक्टीरिया यूज करते हैं, एसिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर एसिटाई, ये भी खाने पीने वाली चीज़ है, विनेगर यूज होती है। अब खाने पीने से थोड़ा सा हट जाते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल ले लीजिए राइजोबियम, बहुत सारे बैक्टीरिया शामिल हैं, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, बहुत सारे बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सेशन ये भी यूजफुल एक्टिविटी है, ये ना हो तो नाइट्रोजन की ज़रूरत पूरी ही नहीं हो पाएगी पौधों की, और पौधों की नहीं पूरी हो पाएगी तो प्रोटीन प्रोडक्शन नहीं होगा और हमारी भी नहीं पूरी हो पाएगी। तो इस तरह की बहुत सारी यूजफुल एक्टिविटीज़ हैं। एंटीबायोटिक्स भी बनता है बैक्टीरिया से। पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन था जो फंगस से मिला था, पेनिसिलियम नोटेटम से,
लेकिन अभी ज़्यादातर एंटीबायोटिक हमारे पास बैक्टीरिया से हैं। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जैसे पॉपुलर एंटीबायोटिक है स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया से मिला। तो एंटीबायोटिक तो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है मेडिकल साइंस का। एंटीबायोटिक डिस्कवरी के बाद जो है जो रिटेंशन है, जो डेथ रेट को कम करने का जो सक्सेस है वो बहुत बढ़ गया। वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा यूज हुआ क्योंकि उस टाइम सैनिक बहुत सारे घायल हो गए थे। तो आज के टाइम में तो हमें बैक्टीरियल ओरिजिन के भी बहुत सारे एंटीबायोटिक मालूम है। तो एंटीबायोटिक्स है, डेयरी इंडस्ट्री में है, विनेगर इंडस्ट्री में है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में है, डिफरेंट टाइप की चीज़ बनाने में भी बैक्टीरिया यूज होती है। डेयरी की बात करें तो डेयरी में भी डिफरेंट टाइप की चीज़ बनाने की, जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी बैक्टीरिया यूज होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी बैक्टीरिया यूज होता है। इसके बारे में भी आप 12th में पढ़ोगे डिटेल में, थोड़ा सा बताए दे रहे हैं। एक तो बैक्टीरिया यूज होता है बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, इसको बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ोगे 12th में आप। और एक यूज होता है एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ये बैक्टीरिया भी बेटा एग्रीकल्चर में यूज होता है। ये बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस इंसेक्ट रेजिस्टेंट, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बनाने में इस्तेमाल होता है। और एग्रोबैक्टीरियम सबसे बढ़िया वेक्टर है डीएनए ट्रांसफर करने के लिए। तो इन दोनों के बारे में 12th क्लास में आप डिटेल में पढ़ोगे। तो ये कुछ पॉजिटिव इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। नेगेटिव पे आपकी बुक में ज़्यादा फोकस किया गया है, उनकी बात कर लेते हैं हम। तो ये तो पॉजिटिव हो गए। नेगेटिव इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। सबसे बड़ा नेगेटिव इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो है डिजीज। सबसे बड़ा नेगेटिव इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस डिजीज कॉजिंग, नेगेटिव या फिर हार्मफुल, नेगेटिव या हार्मफुल एक्टिविटीज। तो नेगेटिव इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? कई सारी बीमारियां। पहला है नेगेटिव में डिजीजेज। कहाँ पे? सबसे पहले इंसान की बात कर ले क्योंकि हमारी प्रायोरिटी पे ह्यूमन रहता है हमेशा। ह्यूमन में टीबी मतलब ट्यूबरक्लोसिस, कौन सा बैक्टीरिया? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। कॉलेरा, कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरी, टाइफाइड, कॉज करता है सैल्मोनेला टाइफी। इसके अलावा टिटेनस, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, इस तरह के बहुत सारे बैक्टीरियल डिजीज हैं हमारे बॉडी मतलब ह्यूमन के। दूसरा है प्लांट डिजीजेज। प्लांट डिजीजेज सबसे जो एक का नाम दिया गया है वो है सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर क्या होता है? आप मार्केट में कभी अगर नींबू खरीदे हो तो आपने देखा होगा ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स कई बार नींबू के फल के ऊपर पड़े होते हैं। वो स्पॉट पत्तियों पे भी आ जाते हैं लेकिन फल में ज़्यादा विजिबल होते हैं। और सिर्फ नींबू में नहीं होते हैं, सिट्रस फैमिली के जो दूसरे फ्रूट्स हैं उनमें भी मिल सकते हैं ये। तो नींबू में तो आपको फ्रिक्वेंटली मार्केट में दिख जाएंगे छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक स्पॉट, उसको कैंकर कहते हैं। तो वहाँ से नाम पड़ा बीमारी का सिट्रस कैंकर। इसका जो बैक्टीरिया होता है वो होता है ज़ैंथोमोनस सिट्री, सिट्राई जो भी कहना चाहो। इसके अलावा ट्यूमर भी होता है प्लांट में। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन जो भी हमने जीन ट्रांसफर के लिए बताया था वो ट्यूमर भी कॉज करता है, लेकिन उसका यूज कैसे करना है ये साइंटिस्ट बखूबी समझते हैं कि वो काज तो करता है डिजीज लेकिन उसको अपने इस्तेमाल के लिए हमने यूज कर लिया, तो वो भी एक बीमारी है। एनिमल में डिजीजेज हैं जैसे एंथ्राक्स डिजीज हो जाता है जानवरों में। तो एंथ्राक्स डिजीज जो है वो भी बैक्टीरियल डिजीज है जो एनिमल्स में होता है। तो इस तरह की बीमारियां कॉज होती हैं। इसके अलावा स्पॉयलेज ऑफ फूड,
या कह सकते हो फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग क्लॉस्ट्रीडियम ये बैक्टीरिया करता है, क्लॉस्ट्रीडियम का मेंबर है। एक्चुअली ये सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया है, लेकिन इतने खतरनाक टॉक्सिन रिलीज करता है कि वो टॉक्सिन हमको नुकसान पहुंचाते हैं। तो फूड पॉइजनिंग हो गई, स्पॉयलेज हो गया, और वो ऐसा हो गया कि उसका जो असर है वो इंसान तक पहुंच गया। तो ये है आपका नेगेटिव इम्पैक्ट, फूड पॉइजनिंग हो गई। इसके अलावा स्पॉयलेज, नॉर्मल स्पॉयलेज, जो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं जल्दी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, डिजीजेज बहुत सारे हो ही गए। वाटर कंटामिनेशन, वाटर कंटामिनेशन एक बहुत मेजर इशू है। हालांकि इसको डिजीज से बहुत ज़्यादा अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वाटर कंटामिनेशन होगा तो डिजीज बढ़ने के चांस बढ़ जाएंगे। अब इसमें से कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं, जैसे मान लो विब्रियो कॉलेरी है, ये कॉलरा कॉज करता है, ये वाटर की क्वालिटी को भी ख़राब करता है। तो इस तरह से बैक्टीरिया के हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, दोनों एस्पेक्ट पढ़े। तो ये इस तरह से बैक्टीरिया के बारे में हमने पूरी जानकारी इकट्ठा की। अब हम अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। थैंक यू।